गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कक्षा 10 में जो फोर्थ चैप्टर प्रतिरक्षा और रक्त समूह जो है उसको पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने ब्लड ग्रुप जो है उसके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप के जो है वो ब्लड ग्रुप होते हैं और उनसे उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं जो होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम जो है कक्षा 10 में फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे टॉपिक चैप्टर नंबर था 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। ठीक है भाई, आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिरक्षा इम्यूनिटी क्या होती है, प्रतिरक्षा के बारे में जानना है। देखिए, रक्षा मतलब होती है सुरक्षा, प्रति मतलब उसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध जो है वो रक्षा हो रही है, हमारा शरीर किसके प्रति जो है वो सुरक्षा करने का काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर कि हमारा शरीर जो है वो प्रतिदिन क्या करता है, हजारों प्रकार के रोगाणु जो है उनके संपर्क में आता है। क्या हमें सभी प्रकार के रोग हो जाते हैं? नहीं होते हैं। हमारा शरीर जो है ये है ना, अनेक प्रकार के जो रोगाणु हैं उनके संपर्क में आता है। प्रतिदिन हम किसी ना किसी रोगाणु के संपर्क में आते ही आते हैं। क्या सभी प्रकार के रोग जो हैं या अनेक प्रकार के जो रोग हैं वो हमारे शरीर में हो जाते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे शरीर में उन रोगाणुओं के प्रति है ना प्रति जो है वो एक विरोध करने का गुण होता है। मतलब हम उनको विरोध करने का मतलब, अब प्रतिविरोध का मतलब हो गया प्रतिरोध करना। मतलब हमारे शरीर में उनके प्रति जो है वो एक इस प्रकार की क्षमता होती है कि हम उनको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, या वो हमारे शरीर में प्रभावी नहीं हो पाते और इस कारण से हम रोग ग्रसित नहीं होते हैं। तो शरीर जो है वो अनेक प्रकार के रोगाणुओं के संपर्क में आता है, लेकिन हमारा शरीर जो है उसके प्रति क्या करता है, प्रतिरोध करने का गुण रखता है और इसी कारण से हम जो है वो रोगाणुओं से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो प्रतिरक्षा जो है वो क्या है, इम्यूनिटी क्या है ना, रोगाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ध्यान रखना, चाहे रोगाणु हो चाहे कोई पदार्थ हो, ठीक है ना, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिजन कहते हैं। क्या करते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं। रोगाणु हो चाहे कोई भी पदार्थ हो, ये पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिजन। प्रतिजन को हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान होना चाहिए कि रोगाणु या कोई पदार्थ, ये पदार्थ जो है वो शरीर के अंदर के भी मतलब भीतरी भी हो सकते हैं और शरीर के बाहर के भी हो सकते हैं। तो बाह्य या भीतरी पदार्थ, ठीक है ना, या फिर शरीर का कोई अंग जो होता है ये भी इसके अंदर हो सकता है। पदार्थ की जगह कोई अंग हो सकता है, शरीर का कोई भाग हो सकता है, शरीर की कोई कोशिका हो सकती है जो किसके रूप में काम करती है, प्रतिजन के रूप में। तो ये प्रतिजन में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, यहाँ हम केवल इम्यूनिटी जो है उसको क्लियर कर रहे हैं कि इम्यूनिटी क्या है। रोगाणु जो शरीर के बाहर से या भीतर से या कोई पदार्थ जो होता है जो प्रतिजन के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी, कि रोगाणु जो है, रोगाणु का हमें क्या करना है, उन्मूलन करना है, मतलब उसको समाप्त करना है, उसको क्या करना है, नष्ट करना है। क्या करना है, नष्ट करना है। तो रोगाणु उन्मूलन के लिए या हेतु भी आप कह सकते हो, रोगाणु उन्मूलन के लिए शरीर में उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता होती है। मतलब हमारे शरीर में क्या है, रोगाणु उन्मूलन के लिए क्या होती है, शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता होती है और इसी प्रतिरोधक क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा। क्या कहा जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्रतिरक्षा करते हैं, मतलब रोगाणुओं से हमारे शरीर में जो लड़ने की या उनके विरुद्ध प्रतिरोध करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा होती है। और इस क्रिया के फलस्वरूप रोगाणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ये क्षमता किस प्रकार की होती है, तो देखिए प्रतिरोधक क्षमता है ना, एक तो जन्म से होती है और एक जन्म के बाद में अर्जित की जाती है। तो इसका मतलब ये क्षमता, मतलब कौन सी क्षमता, प्रतिरक्षा है ना, ये क्षमता जन्मजात भी हो सकती है, जन्मजात, और दूसरी उपार्जित, जो जन्म के बाद जो अर्जित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उपार्जित। ठीक है भाई, तो ये जन्मजात और उपार्जित होती है। ठीक है भाई, ये किस टाइप की है प्रतिरोधक क्षमता, मतलब प्रतिरक्षा हमारे शरीर में कितने प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार से, एक जन्म से हो सकती है और दूसरी कैसे होती है, जन्म के बाद, जिसको हम अर्जित करते हैं, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जन्मजात और उपार्जित प्रकार की होती है। इसके अलावा देखिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी के लिए एक पूरा सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, और प्रतिरक्षा तंत्र कैसे कार्य करता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इन सब के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान। तो प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है, ठीक है ना, तो प्रतिरक्षा विज्ञान है रोगाणु उन्मूलन, रोगाणु उन्मूलन मतलब रोगाणुओं को नष्ट करने हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र जो इनसे रोगाणुओं को नष्ट करने से संबंधित होता है, तो उस संबंधित तंत्र को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान बोलते हैं। प्रतिरक्षा संबंधित तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है भाई, किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उनका, और उस क्रिया के अंदर कौन कौन से शरीर के जो भाग काम आते हैं, मतलब उनसे संबंधित या उनसे मिलकर के बना हुआ जो तंत्र होता है उन सब का अध्ययन किया जाता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। ठीक है भाई, तो इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की है, मतलब हमने कहा कि अर्जित और जन्मजात दोनों प्रकार की है। इसके अलावा प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होता है, हमने इसको पढ़ लिया। ठीक है भाई, आगे हम बात करेंगे कि यदि प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन से अंग काम आते हैं या कौन कौन से भाग जो हैं, तो देखिए जो इसमें काम करते हैं, तो लसिकाएं होती हैं, है ना, लसिका पर्व, जिनको नॉड या गांठ बोलते हैं, पर्व का मतलब जहां लसिकाओं की गांठें बनी होती हैं, अस्थिमज्जा जहां पर इनका निर्माण होता है, यकृत, लिवर जिसको बोलते हैं, थाइमस जो कि अस्थिमज्जा की तरह काम करता है, और रक्त जो है जिसके अंदर प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो है। तो ये शरीर के वो भाग हैं जो क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र के हिस्से हैं, या जहां पर हम कह सकते हैं कि प्रतिजन को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षियों का निर्माण जो होता है वो किया जाता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम प्रतिरक्षा की, शरीर में प्रतिरक्षा की विधियां, प्रतिरक्षा की क्या करनी है, हमें विधियां जाननी है। ठीक है भाई, हम प्रतिरक्षा की क्या जानते हैं, विधियां जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी विधियों के द्वारा जो है वो शरीर में प्रतिरक्षा होती है। तो पहली जो है उस प्रतिरक्षा को अपन बोलते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा, स्वाभाविक प्रतिरक्षा। ठीक है भाई, और स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो है इसके बाद जो आती है उसको बोलते हैं अपन कौन सी, उपार्जित प्रतिरक्षा। अभी हमने इसका एक दूसरा नाम भी पढ़ा था, स्वाभाविक के लिए अपन ने कौन सा इस्तेमाल किया था, इसके अनेक नाम जो हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा,
स्वाभाविक प्रतिरक्षा। स्वाभाविक प्रतिरक्षा को हम अन्य नाम से भी जानते हैं। देखो कौन कौन से अन्य नाम हैं? तो हमने एक नाम तो पढ़ा था अभी जस्ट, जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है भाई, जन्मजात प्रतिरक्षा यही है। इसके अलावा एक इसका नाम जो है वो है सामान्य प्रतिरक्षा। इसको सामान्य प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अपन बात करेंगे अभी। और एक ये नेचुरल या कैसी है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा। ठीक है भाई, तो इस तरह से स्वाभाविक प्रतिरक्षा को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा का नाम जन्मजात प्रतिरक्षा भी है, सामान्य प्रतिरक्षा भी है और प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी है। देखिए स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो है या जन्मजात प्रतिरक्षा है, ये इसे हम जनरल या सामान्य इम्यूनिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई रोगाणु अर्थात प्रतिजन प्रवेश करता है, कोई पदार्थ भी हो सकता है प्रतिजन के रूप में, तो उसके लिए सबसे पहले ये क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। मतलब यहाँ पर कोई विशिष्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रतिजन होगा तो उसके विरुद्ध जो है वो ये प्रतिरक्षा होगी ही होगी। ठीक है ना। हमारे शरीर का जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र है वो विशिष्ट नहीं है ना। इसको अपन अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं भाई। अविशिष्ट मतलब यहाँ रोगाणु विशिष्ट नहीं है। ठीक है भाई, रोगाणु विशिष्ट नहीं है तो क्या हो रहा है, कोई भी रोगाणु या प्रतिजन होगा तो उसके विरुद्ध ये वाली प्रतिरक्षा हमेशा होगी। इसलिए इसको जनरल या सामान्य अविशिष्ट प्रतिरक्षा हम कहते हैं। तो देखो इसे सामान्य जनरल लिखा है। प्रतिरक्षा इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रतिरक्षा सभी प्रतिजनों, सभी प्रकार के प्रतिजनों, मतलब कोई भी प्रतिजन है, किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ है प्रतिजन के रूप में, तो ये सभी प्रकार के प्रतिजनों के विरुद्ध जो है वो समान रूप से कार्य करती है। समान रूप से क्या करती है, कार्य करती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर विशिष्टता कुछ नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ विशिष्टता नहीं है। कोई भी प्रतिजन होगा तो उस प्रतिजन के विरुद्ध क्या करेगी, समान रूप से ये कार्य करती है सभी प्रकार के प्रतिजनों के लिए। यहाँ कुछ भी विशिष्ट नहीं है, सब कुछ जनरल है, सामान्य। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सामान्य प्रतिरक्षा। और यह प्रतिरक्षा जो होती है वो हमें पता है किस कब से है, जन्म से है। तो यह प्रतिरक्षा जो है वो क्या होती है, जन्म से ही होती है। ठीक है भाई, तो ये हमें एक विरासत के रूप में जो है वो प्राप्त होती है या मिलती है। अब ये प्रतिरक्षा होती किस तरह से है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो है उसके लिए उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से जो हमारे पास में अवरोध जो होते हैं, जो रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करते हैं, तो हम इसके अंदर जो बैरियर्स हैं उनकी बात करेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स जो होते हैं वो इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है ना। तो अपन कहेंगे कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा में सहायक कारक है। कौन कौन से कारक जो होते हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं। देखिए पहला जो कार्य होता है भौतिक अवरोध का, इस प्रकार का है भौतिक अवरोध जो है। फिजिकली बैरियर्स की बात करें अपन तो त्वचा देखिए हमारा सबसे बड़ा जो है वो अवरोध है। ठीक है ना। ये रोगाणु को क्या करती है, रोक लेती है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो है वो रोगाणु को शरीर में प्रवेश होने से रोकने का काम करती है। तो इसका मतलब त्वचा है, यहाँ से रोगाणु जो है वो अंदर जाने से रुक सकते हैं। नासिका छिद्र जो है, अपने नाक पर बने हुए जो छिद्र है ना, ये भी एक प्रकार के इसी प्रकार के भौतिक अवरोध हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि विभिन्न अंग या अंग तंत्र जो है ना, इन अंग तंत्रों में क्या पाए जाते हैं, पक्षमाभ होते हैं, है ना, कशाभ होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो श्लेष्मिक आवरण भी हमें मिलता है। ठीक है ना, श्लेष्मिक आवरण, श्लेष्मिक आवरण जो है, आवरण कह दीजिए या अस्तर कह दीजिए, श्लेष्मिक स्तर जो होता है ये पाया जाता है।
तो ये एक प्रकार से किस तरह का काम करते हैं, भौतिक अवरोध का काम करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, रासायनिक अवरोध की। ठीक है भाई, तो रासायनिक अवरोध जो होता है, जैसे देखो आपने पाचन तंत्र में पढ़ा कि आमाशय जो होता है ये कौन सा अम्ल स्रावित करता है, HCl अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है तो भोजन के साथ आने वाले जो रोगाणु हैं उनको रोक लेता है। इसी तरह से मुंह में जो लार होती है, हमारे शरीर त्वचा से जो स्रावित जो पसीना है और आंसू जो होते हैं जिनको अश्रु भी कहा जाता है, ये क्या करते हैं, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ रसायन होते हैं जो क्या करते हैं, तुरंत प्रतिजन को रोक लेते हैं या उनको नष्ट करने का काम करते हैं। इसी तरह से देखो कोशिका जो होती है उसके द्वारा भी अवरोध किया जाता है, और इस प्रकार का अवरोध जो होता है वो कोशिकीय अवरोध या इसको अपन सेलुलर बैरियर बोलते हैं, है ना। अब देखिए कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, तो रक्त में पाई जाती हैं शरीर के अंदर, देखिए मैक्रोफेज, मोनोसाइट, ये सभी अपन प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे उसके अंदर आ जाएंगे सेकंड लेसन में। न्यूट्रोफिल जो होता है जिनको अपन, और इसके अलावा और क्या है, तो देखिए प्राकृतिक मारक कोशिकाएं होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं, ये सभी क्या करती हैं, कोशिकाओं के रूप में काम कर रही हैं, जो कि हम एक प्रकार से कोशिकीय अवरोध करने का काम करती हैं। इसके अलावा देखो ज्वर और सूजन, ये इस प्रकार के क्या हैं, बैरियर्स हैं। तो इस प्रकार से स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंदर सहायक जो कारक है वो चार प्रकार के हो गए, भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, कोशिकीय या कोशिका अवरोध और ज्वर और सूजन जो होते हैं। तो इन अलग अलग तरीकों के द्वारा जो है स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो है वो की जाती है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर स्वाभाविक प्रतिरक्षा के बाद उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो किस तरह से की जाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो क्या है, उपार्जित जिसको अर्जित किया जाता हो, ये प्रतिरक्षा जो है ये हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है, इसलिए इसको अपन अजन्मजात प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। जन्म से नहीं है इसलिए अजन्मजात है ना। ये किसी विशेष रोग के लिए होती है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा। ठीक है भाई, और इसे एक नाम और दिया गया है जिसे बोलते हैं अनुकूली प्रतिरक्षा। ठीक है, और विशिष्ट तो हमने इसलिए कह दिया कि ये विशिष्ट रोगाणु या प्रतिजन के विरुद्ध होती है। जैसे हमने पहले वाली जन्मजात पढ़ी थी उसको बताया था कि ये सामान्य प्रकार की होती है, जनरल, है ना। तो ये प्रतिरक्षा जो है हमने कहा कि विशिष्ट है, इसका मतलब यह विशिष्ट रोगाणु विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध होती है। ठीक है भाई, ये प्रतिरक्षा किसके विरुद्ध होती है, विशिष्ट, सभी के लिए नहीं है, सभी प्रकार के प्रतिजन के लिए नहीं है। कैसा प्रतिजन है, विशिष्ट प्रतिजन के विरोधी जो है वो इस प्रकार की प्रतिरक्षा दी जाती है। इस प्रतिरक्षा में क्या होता है, तो इस प्रतिरक्षा में क्या किया जाता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है भाई, अब प्रतिरक्षी जो होते हैं वो इन प्रतिजन को क्या करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। इसका मतलब प्रतिरक्षी क्या करते हैं, प्रतिरक्षी बन रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्या बन रहे हैं, इसका निर्माण हो रहा है, प्रतिरक्षी का निर्माण हो रहा है। तो प्रतिरक्षी क्या करते हैं, प्रतिरक्षी प्रतिजन से क्या करते हैं, क्रिया कर उन्हें क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, प्रतिजन उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो क्रिया है वो इनको नष्ट करने की, ये कितने प्रकार से हो सकती है, तो ये दो तरीकों से हो सकती है। मतलब हम कहें तो उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार की बात कर सकते हैं कि उपार्जित प्रतिरक्षा है वो कितने प्रकार की है। उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा जो है इसके हम प्रकार की बात करें कि ये कितने प्रकार से होती है, तो देखिए ये दो प्रकार से है। एक जो होती है इसको अपन बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा, एक को हम क्या कहेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा, और दूसरे वाले को अपन क्या बोलेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखिए सक्रिय और निष्क्रिय का अर्थ क्या है यहाँ पर,
सक्रिय का मतलब होता है कि जब हमारा शरीर जो है वो स्वयं शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो स्वयं सक्रिय होकर के और क्या बनाता हो, प्रतिरक्षी बनाता हो। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय नहीं होगा और हम क्या करेंगे, बाहर से बने बनाए प्रतिरक्षी जो होते हैं जैसे टेबलेट वगैरह जो हम ले रहे हैं या इंजेक्शन वगैरह के माध्यम से जो लेते हैं, तो ये किस प्रकार की है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। तो सक्रिय कौन सी हो गई, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर स्वयं सक्रिय होकर, स्वयं से मतलब है प्रतिरक्षा तंत्र जो है स्वयं सक्रिय होकर प्रतिजन के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, प्रतिजन के विरुद्ध क्या करता है, विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। क्या बनाता है, प्रतिरक्षी। तो प्रतिरक्षी का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है भाई, तो इसे अपन कौन से प्रकार की प्रतिरक्षा बोलेंगे, सक्रिय प्रकार की प्रतिरक्षा। सक्रिय में क्या होता है, शरीर स्वयं सक्रिय होता है और प्रतिजन के विरुद्ध क्या बनाता है, प्रतिरक्षी बनाने का कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है, सक्रिय प्रकार की प्रतिरक्षा। यदि अपन बात करें निष्क्रिय प्रतिरक्षा, तो देखिए इसमें क्या होगा, निष्क्रिय की बात करें तो इसमें निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है ना। देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा कि इस प्रतिरक्षा में विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से, कहां से, बाहर से, मतलब शरीर के अंदर नहीं है तो कहां है, शरीर से बाहर जो है, बाहर से, और क्या करते हैं, विशेष प्रतिरक्षी। देखिए विशेष प्रतिजन था तो उसके विरुद्ध विशेष ही हमने क्या लिए हैं, प्रतिरक्षी लिए हैं, लेकिन कहां से लिए हैं, शरीर के बाहर से, शरीर ने स्वयं नहीं बनाए हैं, तो विशेष प्रतिरक्षी प्रवेश करवाए जाते हैं। प्रतिरक्षी शरीर में क्या किए जाते हैं, प्रवेश करवाए जाते हैं। ठीक है भाई, करवाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरक्षी का निर्माण शरीर में नहीं होता, या प्रतिरक्षी का निर्माण जो है वो शरीर में नहीं होता है। ठीक है भाई, और जैसे एग्जांपल की बात करें अपन कि इस तरह का जो उदाहरण जो है हमें किस प्रकार के रोग में मिलता है, तो देखिए टेटनस रोग जो होता है उसके अंदर जो बाहर से प्रतिरक्षा ली जाती है, डिप्थीरिया रोग जो होता है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, बाहर से और प्रतिरक्षी लेते हैं। तो इसका मतलब ये प्रतिरक्षा जो है इसके अंदर हम निष्क्रिय में रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षा जो है वो शरीर के बाहर से ले रहे हैं, विशेष प्रतिजन के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षा जो है शरीर के बाहर से आ रही है। और सक्रिय में क्या हो रहा था, प्रतिरक्षा के अंदर प्रतिरक्षी का निर्माण किसके विरुद्ध, प्रतिजन के विरुद्ध शरीर स्वयं सक्रिय होकर के कर रहा था, इसलिए अपन ने इसको सक्रिय प्रतिरक्षा कहा था। तो इस तरह से हमारे पास में जो प्रतिरक्षा तंत्र क्या है और प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिजन क्या है, प्रतिरक्षी क्या है और उनके आपस में क्रिया करने का तरीका क्या है, मतलब उनकी प्रोसेस जो है वो क्रिया विधि जो है उसको हम जानेंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हैव ए गुड डे।